जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती करीब आ चुकी है और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए आप सभी लोग जानते हैं, हम 10 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हम स्टैटिक, जीके, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को शामिल कर रहे हैं। जिन 10 प्रश्नों में हम उसका पूरा एनालिसिस कराते हैं, उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, ऑप्शनों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले होते हैं उन सभी ऑप्शनों को हम सॉल्व कराते हैं और उस प्रश्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाले होते हैं उन सभी को हम कराते हैं। तो दोस्तों, इन 10 प्रश्नों का एनालिसिस आपकी जीएस को बहुत मजबूत करेगा और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक डांसर आप लोगों को दी गई है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। तो यह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है ये किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा जो है वो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अगर हम कल्याणी अम्मा की बात करते हैं तो इनको मोहिनीअट्टम की माँ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कलामंडलम कल्याणी अम्मा हैं इनको मोहिनीअट्टम की माँ कहते हैं। और इनके एक पति है जो कि एक इम्पोर्टेंट डांस से संबंधित है, जिनका नाम है कलामंडलम कृष्णा नायर, जो कि कथकली डांस से संबंधित है। ये आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कल्याणी अम्मा है वो मोहिनीअट्टम से संबंधित है, लेकिन इनके पति जो कृष्णा नायर है वह कथकली से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य ऑप्शनों के बारे में, जैसे कथक, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम तो आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर कथकली, इन सभी ऑप्शनों से बनने वाले कुछ नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में आप लोगों को कुछ यहाँ पर याद रख लेने हैं नाम, जैसे श्रीदेवी, हेमा मालिनी और सुनंदा नायर जो है वो मोहिनीअट्टम डांस से संबंधित है। एक नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कथक से संबंधित, प्रेरणा श्री माली और उमा देवी जो है वो कथक से संबंधित है। और मणिपुरी आपका अगला ऑप्शन था, तो मणिपुरी में सविता मेहता और कलावती देवी का नाम आप लोगों को याद रख लेना है। इन तीनों ऑप्शन से संबंधित मैं आपको दोस्तों जैसे जैसे ऑप्शनों में, जैसे मोहिनीअट्टम, कथक और मणिपुरी आज के ऑप्शन में आया है, तो इनसे संबंधित मैंने 2 या 3 नाम आप लोगों को बता दिए। आने वाले सभी प्रैक्टिस सेटों में जैसे जैसे ये ऑप्शन आते रहेंगे मैं अलग अलग नाम आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है, होली का त्यौहार हिंदू महीने में मनाया जाता है। अगर होली के त्यौहार की बात करते हैं तो हिंदू महीने के कौन से महीने में ये मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं माघ, फागुन, श्रावण या फिर आषाढ़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो होली का त्यौहार होता है वह फागुन के महीने में मनाया जाता है। फागुन के महीने में कब मनाया जाता है, कौन सा दिन होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, जो फागुन महीने की पूर्णिमा होती है इस पूर्णिमा को ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन फागुन के महीने में ही महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिवाली। दिवाली कब मनाई जाती है? तो आप लोगों को याद रख लेना है, जो कार्तिक माह होता है, जो हमारे हिंदी महीने होते हैं उसमें कार्तिक माह की जो अमावस्या होगी वहाँ पर दिवाली मनाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रामनवमी की, रामनवमी जो चैत्र माह होता है, जो चैत्र महीना होता है, शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है जब हम रामनवमी मनाते हैं। दशहरा की बात करते हैं तो अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को जो है दशहरा मनाया जाता है। अगर रक्षाबंधन की बात करते हैं तो श्रावण माह की पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो हाल ही में त्यौहार अभी मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन जो है श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? अगर बात करते हैं ओलंपिक रिंग की, तो पहली बार सार्वजनिक रूप से, ओलंपिक रिंगों के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, तो ये कब प्रस्तुत किए गए थे? मैं आप लोगों को अभी फोटो भी दिखाने वाला हूँ कि ओलंपिक रिंग कैसे होते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1913 जो है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ओलंपिक के लोगों में ये रिंग दिए होते हैं, जो कि 5 रिंग होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ये 5 होते हैं। 5 क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखते होंगे हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, महाद्वीप कितने हैं? तो आप सभी लोग बोलोगे तो महाद्वीप तो 7 हैं, लेकिन जो अंटार्कटिका और आर्कटिक है ये बर्फ़ से घिरे हुए हैं, इनका कलर भी आप वाइट मान सकते हैं। लेकिन जो बचे हुए 5 कॉन्टिनेंट हैं उनसे संबंधित ये 5 रिंग दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नीले कलर का हो जाएगा ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, जो काले कलर का होगा वो अफ्रीका से संबंधित है, और जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका से संबंधित है उसको हम लाल कलर का
मानेंगे। और यहाँ पर एशिया जो है वो पीले कलर में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जिसको हम ओशिनिया भी बोल सकते हैं ये ग्रीन कलर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये कलर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किस कलर, कौन सा कलर ओलंपिक की रिंग में किस कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओलंपिक के बारे में, तो ओलंपिक में जो मेडल दिए जाने शुरू हुए वो सन 1904 में शुरू हुए थे दोस्तों। और प्राचीन ओलंपिक की जो शुरुआत हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओलंपिक में जो मेडल दिए जाने शुरू हुए वो 1904 में हुआ। और ओलंपिक की जो ये 5 रिंग वाला सिस्टम प्रस्तुत किया गया वो 1913 में किया गया। और यहाँ पर प्राचीन में सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी, तो 776 BC, जी हाँ दोस्तों 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत की गई है वो 1896 में की गई है, जो कि एथेंस ग्रीस से संबंधित है। एथेंस ग्रीस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई। और ओलंपिक खेलों के अगर जनक की बात करते हैं तो पिरियड डी कॉर्बाटिन आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में की गई और ओलंपिक में जो मेडल दिए गए वो 1904 में दिए गए। और ओलंपिक की जो रिंग है उन रिंगों को लाने का जो समय है वो 1913 में वो रिंगें प्रस्तुत की गई। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताएं। जी हाँ दोस्तों, सभी अंतरिक्ष एजेंसी होती है, जैसे हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इस तरह से हमें बताना है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है। आपके ऑप्शन है जास्का, रोसकोसमोस, ईएसए या फिर सीएनएसए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा रोसकोसमोस, जो है वो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जाक्सा, जाक्सा की अगर हम बात करते हैं तो जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी। रोसकोसमोस आपका आंसर है, जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। ईएसए की बात करते हैं तो ये यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी, आप लोगों को याद कर लेना है। और सीएनएसए ये चीन की हो जाएगी। दोस्तों सी से एक अंतरिक्ष एजेंसी और होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CNES जो कि फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। और CNSA जो है वो चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी। और अगर हम इसरो की स्थापना की हम बात करते हैं तो इसरो की स्थापना सन 1969 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पर है अमेरिका, अगर अमेरिका की अगर हम अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो नासा है। अगर नासा की फुल फॉर्म आप लोगों से बार बार पूछी जाती है और आपकी परीक्षा में आने के भी चांसेस है, तो नासा की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी। और सन 1958 में नासा की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन यहाँ पर 1958 से आप लोगों को एक चीज़ और याद रख लेनी है, जो हमारे देश का DRDO है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO जो है उसकी स्थापना भी सन 1958 में ही की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ से दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। आपके ऑप्शन है खिजर खां, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर बहलोल लोधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी, जो है लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था। अंतिम सुल्तान कैसे था, आपने पानीपत का युद्ध को पढ़ा होगा और पानीपत के युद्ध में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। और उस युद्ध के बाद इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो लास्ट में जो सुल्तान होगा वो इब्राहिम लोधी ही होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, लोधी वंश के बारे में समझते हैं क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोधी वंश की अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1451 से लेकर 1526 में, जी हाँ दोस्तों मैंने आप लोगों को भी बताया 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा। अगर यहाँ पर लोधी वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो बहलोल लोधी था, जिसने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। अगर हम बात करते हैं ये शासन 38 वर्षों तक का था और 38 वर्षों में दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोधी का है। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासनकाल हुआ उस सब में दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो शासनकाल था वो बहलोल लोधी का था, जो कि 38 वर्ष का था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिकंदर लोधी की, यहाँ दोस्तों बहलोल लोधी के बाद आता है यहाँ पर सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी की बात करते हैं तो 1489 से लेकर 1517 तक यह गद्दी पर रहा। और 1504 में इसने आगरा को बसाया था, जो आगरा शहर है सिकंदर लोधी ने बसाया। और 1506 में ही इसको राजधानी बना दिया था। उसके बाद 1517 के बाद आता है हमारा यहाँ पर इब्राहिम लोधी।
इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक रहता है और इसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जी हाँ दोस्तों, 1774 का चार्टर आया और उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई। आपके ऑप्शन है शिमला, मद्रास, मुंबई या फिर कोलकाता। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में की गई थी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। वॉरेन हेस्टिंग का समय था। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से पहले बंगाल का गवर्नर था, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और उसी समय पर कोलकाता का जो सुप्रीम कोर्ट है, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, 4 सदस्यों को मिलाकर यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर उस समय पर मुख्य न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो एलिजा इम्पे, आप लोगों को याद रख लेना, एलिजा इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम है चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ये जो है 3 अन्य न्यायाधीश आप लोगों को याद कर लेने हैं। अगर कोलकाता में हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, ये कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता में अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो कोलकाता में हाई कोर्ट जो कि सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट था, वो कोलकाता हाई कोर्ट था और 2 जुलाई सन 1862 को कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अगर यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो बॉन्स पीकॉक जो है इनका नाम था। तो दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर देखना है। जो कोलकाता का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें 4 न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश का आप लोगों को नाम याद रखना है, एलिजा इम्पे। ये प्रश्न बन जाता है। और जो हाई कोर्ट था वह सबसे पुराना हाई कोर्ट था भारत का, जो कोलकाता में बना था और 2 जुलाई 1862 को इसको बनाया गया था और इसके पहले न्यायाधीश बॉन्स पीकॉक थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और हमारा एनालिसिस का तरीका आपको अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 है, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है? यहाँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। जो हमारे भारत का चुनाव आयोग है वह किसके लिए चुनाव नहीं कराता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य में पंचायत और नगर पालिकाएँ या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य में पंचायत और नगर पालिकाएँ। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग जो है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, लेकिन राज्य की अगर बात आती है तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं का जो है चुनाव कराते हैं। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अगर चुनाव आयोग की, तो संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। अगर चुनाव आयोग की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई थी। इसीलिए आप लोग देखते हो जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना नई दिल्ली में की गई और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में मनाया गया, जो कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। अगर चुनाव आयोग के सदस्यों की बात करते हैं तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की हम उम्र की बात करते हैं, आयु की बात करते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की आयु भी कम से कम 6 वर्ष होती है और अन्य चुनाव आयुक्त की भी 6 वर्ष होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 65 वर्ष और 62 वर्ष होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है और अन्य चुनाव आयुक्त की जो अधिकतम आयु होती है वह 62 वर्ष होती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह राजीव कुमार है। राजीव कुमार से संबंधित बार बार आपकी किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न बनता रहता है कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह कौन है। तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने प्रयाग के बारे में पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रयाग कितने हैं? 5 प्रकार के आप प्रयाग पढ़ेंगे जिनको हम पंच प्रयाग बोलते हैं। और भागीरथी नदी से कौन, जो देव प्रयाग है वह भागीरथी में के साथ किस नदी के मिलने से बनता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो है वह देवप्रयाग बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पंच प्रयागों के बारे में पढ़ेंगे। पंच प्रयागों के बारे में से हम सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि अलकनंदा नदी के साथ ही वो कोई अलग अलग नदियाँ आकर मिलेगी जो कि प्रयागों को बनाएगी। तो सबसे सबसे पहले यहाँ पर हो गया है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग बनता है, ये आप लोग जान गए हैं। जो अन्य प्रयाग बचे हुए हैं 4, उनके बारे में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं विष्णु प्रयाग की, विष्णु प्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो अलकनंदा सभी में मिलेगी। मैंने आप लोगों को बताया अलकनंदा सभी में मिलेगी, चाहे विष्णु प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो, रुद्र प्रयाग हो या फिर कर्ण प्रयाग हो। लेकिन अगर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी होती है, वह धौली गंगा होती है, यह आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है नंद प्रयाग। अगर नंद प्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा के साथ कौन सी नदी होगी, मंदाकिनी नदी के मिलने से नंद प्रयाग बनता है। और रुद्र प्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी के मिलने से रुद्र प्रयाग बनता है। और यहाँ पर कर्ण प्रयाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अलकनंदा नदी के साथ पिंडर नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग बनता है, ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन के जो अपर रूप है आप लोगों को बताना है इनमें से कोई सा नहीं है। आपके ऑप्शन है ट्राईसल्फर, हीरा, ग्रेफाइट या फिर लेंस डाइलाइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राईसल्फर जो है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन के रूपों की, तो कार्बन के 2 प्रकार के रूप होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टलीय जिसको हम कठोर बोल सकते हैं, कठोर में क्या हो जाएगा यहाँ पर एक हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लियन हो जाएगा। और अक्रिस्टलीय में क्या आ जाएगा, जैसे चारकोल, काजल या फिर कोयला, ये जो है हमारे अक्रिस्टलीय में आ जाएंगे जो कि कार्बन के रूप हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। अगर डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं तो देश का पहला राज्य कौन बना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला देश हमारे भारत का बन चुका है। अगर हम केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देश में पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर जो ग्राम पंचायत है वह कौन सी है, वह केरल राज्य की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत आप लोगों को याद कर लेनी है। हमारे देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत पुल्लमपारा केरल में है। और भारत का जो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है वह भी केरल में है। और पूरे राज्य में जो सोने की एक समान कीमत होगी, जैसे कि आप सभी लोग अपने एरिया में देखते हैं, किसी राज्य के अंदर अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र में सोने की अलग अलग कीमतें होती हैं, लेकिन इस पूरे राज्य में सोने की एक ही कीमत होगी। वह राज्य कौन सा है, केरल है। और भारत में पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव, जी हाँ दोस्तों, सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव जो है वो कम्बलांगी केरल का है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। तो दोस्तों आप लोगों के ये 10 प्रश्न कैसे लगे और इनसे संबंधित जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई वो कैसी लगी, किस प्रकार से हमने एनालिसिस कराया, इस सभी का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में ही, अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।